ठीक है। देखिए अब जो है एक प्रदूषण का प्रकार है, उसे कहते हैं वायु प्रदूषण। एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण विभिन्न प्रकार की गैसों के माध्यम से होगा, चाहे उसमें हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, मीथेन की या अन्य गैसों की। ठीक है। वायु प्रदूषण के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो कुछ इफेक्ट देखने के लिए मिलेंगे, हमें कुछ प्रभाव देखने के लिए मिलेंगे। वायु प्रदूषण की वजह से ही ग्रीन हाउस प्रभाव जैसी घटना घटती है, वैश्विक तापन जैसी घटना घटती है, ग्लोबल वार्मिंग की घटना घटती है। वायु प्रदूषण के द्वारा ही अम्लीय वर्षा जैसी घटना घटती है। ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर रहेगा, और बड़ा इस वजह से रहेगा क्योंकि इसी चैप्टर के अंदर हम अम्लीय वर्षा की बात करेंगे, इसी चैप्टर में हम ग्रीन हाउस प्रभाव की बात करेंगे। ये सब एयर पोल्यूशन की वजह से होता है। तो एयर पोल्यूशन तक पहुंचने से पहले हम इसकी बेसिक चीज़ों को पहले देखते हैं। ठीक है। तो इसकी बेसिक चीज़ों को देखने का मतलब देखिए, इसी के दायरे में हम शामिल करने के लिए जा रहे हैं सबसे पहले ग्रीन हाउस प्रभाव, हरित गृह प्रभाव। हरित गृह प्रभाव, हरित गृह प्रभाव को अंग्रेजी में बोलते हैं हम ग्रीन हाउस इफेक्ट। हरित गृह प्रभाव को हम क्या बोलते हैं भैया? ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस प्रभाव। देखो ये जो ग्रीन हाउस प्रभाव है, इसको हम हरित गृह प्रभाव भी बोल रहे हैं। ये संकल्पना किसने दी थी, मतलब इसके बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में ये इसकी जो संकल्पना थी, जिसने पहली बार कल्पना करी, ये कंसेप्ट दिया ग्रीन हाउस प्रभाव का, तो उसमें नाम आता है एक व्यक्ति का, जोसेफ फूरियर। जोसेफ फूरियर। ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में सबसे पहले जो जानकारी दी थी वो किसने जानकारी दी थी? जोसेफ फूरियर ने। 1824 में ये कंसेप्ट आया था, 1824 ईस्वी में, ग्रीन हाउस प्रभाव का। अब देखते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करने वाली गैसें कौन सी हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करने वाली गैस। ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करने वाली गैसें कौन सी हैं? ये जो कंसेप्ट है ये सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करने वाली गैसें कौन कौन सी होती है? ये पीसीएस में बहुत बार सवाल पूछा गया है, प्रीलिम्स में खूब आते हैं सवाल यहाँ से। तो देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करने वाली गैसों में एक नाम आता है जल वाष्प का। जल वाष्प। जल वाष्प सबसे ज़्यादा बताया जाता है
कि लगभग 60% ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है। अब चूंकि जल वाष्प गैस नहीं है, वैसे कायदे में देखा जाए पानी तो है, एयर के अंदर जो पानी की मात्रा है वो जल वाष्प कहलाती है। तो जल वाष्प जो है वो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। पीसीएस में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी देखे गए हैं कि इनको घटते और बढ़ते क्रम में लिखो, ठीक है। लेकिन जहाँ तक गैसों की बात करेंगे तो उसमें नाम आता कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और सवाल ये पूछा जाता है कि सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव कौन सी गैस पैदा करती है। सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव कौन सी गैस पैदा करती है। पैदा करने वाली गैस, सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करने वाली गैस का नाम क्या भैया? CO2, ठीक है। और अगर वह सुनो सुनो पहले मेरी बात सुनो, 4 विकल्प देगा। वो कहेगा कि सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव किसके द्वारा होता है। ऑप्शन है जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ठीक है। और मान लो कोई वो चौथा विकल्प दे देता वो CFC वगैरह, है ना। तो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा किसके द्वारा होता, तो जलवाष्प। अगर जलवाष्प नहीं है और वो ऐसा पूछता है कि सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करने वाली कौन सी गैस है, तो फिर आंसर आएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अभी मैंने यही बताया नहीं आपको कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। अब बताएंगे, स्ट्रक्चर के माध्यम से बताएंगे, उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, सब चीज़ें क्लियर समझ में आएंगी। देखो उसके बाद में आता है मीथेन। ये मैं उसी क्रम में लिखवा रहा हूँ, घटते हुए क्रम में। तो मीथेन जो है वो भी ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। ओजोन, ओजोन भी ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। ओजोन के बारे में तो हमने डिटेल में पढ़ लिया। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड NO, नाइट्रस ऑक्साइड। अच्छा, ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है इसी को लाफिंग गैस कहते हैं ना हम, है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ऐसे ही कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, उसका सूत्र होता है CCl4, ठीक है। और भी हैं तमाम जिनके माध्यम से क्या होता है। अच्छा, कुछ ऐसी गैसें होंगी जो ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करेंगी लेकिन उनका योगदान प्रत्यक्ष नहीं होगा, अप्रत्यक्ष होगा, ठीक है। अप्रत्यक्ष में नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, तमाम चीज़ें इस प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो पहला सवाल अपना कि ग्रीन हाउस प्रभाव की जो संकल्पना थी वो जोसेफ फूरियर ने दी 1824 में। दूसरा सवाल यह है कि देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव के मामले में 4 चीज़ें तकरीबन याद रखो आप, क्योंकि वो कभी कभी ना क्रम लगवा लेता है। तो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है जलवाष्प, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन, फिर ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड CFC का भी योगदान है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का भी योगदान है। SF6 भी होता है, SF6, ठीक है, जो सल्फर फ्लोराइड वगैरह होता है। और हाँ, NF3 भी होता है, जैसे NH3 होता है ना, तो NH3 तो अमोनिया है, NF3 होता है, नाइट्रोजन फ्लोराइड होता है। तो वो भी क्या करते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करते हैं, ठीक है। जैसे SF6 होता है, NF3 होता है,
ये ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करते हैं। और ये जो प्रभाव आप देख रहे हैं इन सबके प्रत्यक्ष प्रभाव हैं। इन सबके प्रभाव कैसे हैं? डायरेक्ट हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है डायरेक्टली। तो कुछ ऐसे भी होंगे जो ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा तो करते होंगे लेकिन इनडायरेक्ट होंगे, अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से भी कुछ का योगदान होता है। तो ग्रीन हाउस पैदा करने वाली गैसों में प्रत्यक्ष रूप से ये नाम याद रखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रख लें। पेपर में यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से, और आज के दौर में तो मुद्दा भी है ग्रीन हाउस प्रभाव जैसी घटनाओं को लेकर। ठीक है, अच्छा, अप्रत्यक्ष योगदान किसका है? कौन कौन सी गैस है ग्रीन हाउस प्रभाव डायरेक्ट पैदा तो नहीं करती लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से करती हैं? उनमें नाम आता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, ऐसी देखो, और जो है उसमें नाम आता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ये इनडायरेक्ट रूप है इसका भी। ऐसे होता है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड ऐसी नाम आता है नॉन मीथेन वोलेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। नॉन मीथेन वोलेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब तुम्हें यहां से एक बात याद रखनी पड़ेगी, ग्रीन हाउस प्रभाव के संबंध में। देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट को पैदा किया जाता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कुछ काम जीवन में ऐसे होते हैं कि उसमें व्यक्ति खुद शामिल नहीं होता लेकिन कहीं ना कहीं उसकी भूमिका होती है। समझ रहे हैं ना? तो ऐसी भूमिका अप्रत्यक्ष कहलाएगी। ठीक है, तो देखो, एक तो ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनका क्रम भी लगवाने के लिए आता है। ठीक है, कि कौन कौन सी गैस है ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, उनका क्रम आप देखिए और उसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का भी फर्क रखिए। नाइट्रोजन के ऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव तो पैदा करते हैं लेकिन प्रत्यक्ष नहीं करते। कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती लेकिन अप्रत्यक्ष करती है। सल्फर डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है लेकिन डायरेक्ट नहीं करती, इनडायरेक्ट करती है। ठीक है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड एयर से क्रिया करने के बाद में सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है जो कि एयर पोल्यूशन में अम्लीय वर्षा का रूप लेगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, और ग्रीन हाउस प्रभाव लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। ग्रीन हाउस प्रभाव से फायदा भी है और नुकसान भी है। नुकसान तब है जब ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग पैदा करना शुरू कर दे। अच्छा, एक बात बताओ, खुद बताओ बात मुझे कि हमारे यहाँ दिन और रात के तापमान में अंतर तो होता है, रात थोड़ी ठंडी होती है और दिन थोड़े गर्म होते हैं नहीं होते, लेकिन क्या ये अंतर बहुत ज़्यादा है? मान लो ऐसा हो जाता कि दिन का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड और रात का तापमान -40 डिग्री सेंटीग्रेड। समझो मेरी बात को, अगर ये हो जाता तो क्या ये हमारे जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है ना डालता? बोलो, दिन एकदम गर्म, रात एकदम। और आपने देखा होगा जब दो ऋतुओं का संक्रमण होता है, संक्रमण मीन्स होता है एक ऋतु खत्म हो रही होती है और दूसरी ऋतु आती है,
उस समय टेम्परेचर जो है वो कैसा रहता है, अबनॉर्मल रहता है। अबनॉर्मल मीन्स होता है घटता और बढ़ता है, और उस छोटे से तापमान के अंतर का प्रभाव हमारे शरीर पर इतना पड़ता है कि अक्सर लोग बीमार रहते हैं। जब जब मौसम बदलता है, मौसमी बीमारियों की चपेट में हम आते नहीं आते, और वो किसकी वजह से हो रहा है, तापमान का इक्वल ना होना, है या नहीं है। या तो मौसम ठंडा हो केवल, या मौसम गर्म हो केवल, लेकिन जब मौसम दिन में गर्मी हो और रात में ठंड हो, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उसका प्रभाव शरीर पर निगेटिव पड़ता है या नहीं पड़ता। तो ये तो थोड़ा सा अंतर है। अगर अंतर बहुत ज़्यादा डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता, 30, 40, 50 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर हो जाता दिन और रात के तापमान में, तो बताइए जीवन जीना मुश्किल होता या नहीं होता। इस तापमान को मेंटेन करने का कौन काम करता है, यही ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से पृथ्वी का जो तापमान है वो लगभग दिन और रात के तापमान में ज्यादा अंतर नहीं रहता। अगर ये ग्रीन हाउस प्रभाव ना होता तो दिन हमारे यहाँ बहुत गर्म होते और रात बहुत ठंडी होती। तो मैंने भी इससे पहले बताया कि अगर ऐसा होता तो क्या जीवन जीना आसान होता। ठीक है, तो हरित गृह प्रभाव जो है वो नुकसानदायक नहीं है। हरित गृह प्रभाव की वजह से ही पृथ्वी में गर्माहट है, पृथ्वी के वायुमंडल में क्या है, गर्माहट है। ठीक है, अब देखो, अब देखते हैं कि मामला क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव किस तरीके से होता है, उसको थोड़ा सा समझते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के संबंध में थोड़ा सा इसको समझते हैं एक चित्र के माध्यम से, और वो चित्र हमें बताएगा कि किस तरह से चीजें बदलती हैं। देखो, ऐसे मान के चलो कि ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, करेक्ट। अच्छा, ये हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी का खुद का वायुमंडल है। तो वायुमंडल है, तो ये वायुमंडल देखिए इस तरीके से वायुमंडल है, इस तरह से वायुमंडल बटा हुआ है, कई सारी लेयर है। ये मान लो ओजोन की लेयर है, समताप मंडल वाली, हालांकि ओजोन की बात हमने पहले कर ली। और ये ग्रीन हाउस का लेयर है क्षोभ मंडल में, क्योंकि भारी गैस अक्सर नीचे रहती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें नीचे रहेंगी। जल वाष्प क्षोभ मंडल में मिलेगा, जल वाष्प के कंडेंसन से ओस वगैरह गिरती है। तो ये क्षोभ मंडल है और इसी में ग्रीन हाउस गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैस इसी में है। देखिए, ये हमारा सन है, सूर्य, और ये सूर्य लगातार दिन और रात क्या करता है, ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो ये जो लेयर आपके सामने है, ये जो लेयर आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा इसको डार्क कर दूं, ये जो लेयर आप देख रहे हैं, ये वाली लेयर, ये लेयर ग्रीन हाउस गैसों की लेयर है। ये जो मैंने 3 के बीच में ये इस तरीके से लिख दिया, ये जो लेयर आप देख रहे हैं, ये वाली, ये ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करने वाली गैसों की क्या है, लेयर है। ये इसमें ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करने वाली गैसें हैं। तो क्या होता है, देखो क्या होता है, जब दिन होता है तो दिन में क्या होगा, सूर्य की जो लघु तरंगें हैं, जिसे हम सौर विकिरण कहते हैं, क्या कहते हैं, सौर विकिरण, वो पृथ्वी पर आएगा। भाई सौर विकिरण में अवरक्त किरणें होंगी, इंफ्रारेड नहीं होंगी, क्योंकि इंफ्रारेड की वजह से ही हमें क्या होता है, गर्मी का एहसास होता है। तो ये जो तरंगें आ रही हैं, ये जो तरंगें मैंने बताई हैं, ये होती हैं सौर विकिरण, और ये इनकी जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्ट होती है। इनको कहते हैं हम लघु सौर विकिरण। क्या कहते हैं इसे हम, लघु सौर विकिरण। तो ये जो आया है ये सौर विकिरण है, ये सौर रेडिएशन है, सूर्य की गर्मी है, सौर विकिरण है। और सौर विकिरण की जो वेवलेंथ होती है, उन्हें कहते हैं, इनकी जो तरंगदैर्घ्य होती है लघु होती है, लघु तरंगदैर्घ्य वाली है। क्या है, लघु तरंगदैर्घ्य वाली है ये। अब दिन के समय तो सूरज की किरणें पृथ्वी पर पड़ेंगी, तो पृथ्वी का धरातल गर्म होगा या नहीं होगा। अब रात में सूरज हो गया अस्त,
अगर रास्ते में सूरज अस्त हो जाएगा तो पृथ्वी अपनी हीट को छोड़ेगी, क्योंकि वायुमंडल ठंडा हो जाएगा। ऊष्मा का आदान प्रदान आपने सुना होगा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है। तो रात में पृथ्वी गर्म होती है और वायुमंडल ठंडा होता है। तो क्या होगा, पृथ्वी जो है, जो हमारी पृथ्वी है, वो हमारी पृथ्वी क्या करेगी, अपनी गर्मी को क्या करेगी, छोड़ेगी, अपनी गर्मी को छोड़ेगी। अब समझना मेरी बात को, जो पृथ्वी अपनी हीट छोड़ती है, ये जो तरंगें मैंने दिखाई हैं, ये जो तरंग आप लोगों ने देख रहे हैं, ये तरंगें क्या कहलाती, इन्हें कहते हैं पार्थिव विकिरण। क्या कहते हैं, पार्थिव विकिरण। और जो पार्थिव विकिरण होता है वो होता है दीर्घ तरंगदैर्घ्य, इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, दीर्घ तरंगदैर्घ्य। तो सुनो, अब आ जाते हैं इसी मसले को लेकर। सूरज की लघु तरंगदैर्घ्य को ये जो लेयर है, ग्रीन हाउस प्रभाव की लेयर, ये आने दे रही है। क्या कर रही है, आने दे रही है। लेकिन पृथ्वी की जो हीट है, गर्मी है, फिलहाल देख रहे हैं आप, उससे जाने दे रही है। लेकिन अगर इस हीट को ये ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करने वाली गैसों की जो लेयर है, या ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करने वाली गैस अगर बढ़ जाती हैं, इनकी कैपेसिटी, इनकी मात्रा, इनकी परसेंटेज अगर ज़्यादा हो जाती है, तो ये क्या करेंगी, इन दीर्घ तरंगों को क्या करेंगी, ऊपर की तरफ नहीं जाने देंगी, ये रोक लेंगी। मैंने बाइट से बना दिया, ये रुक गई यहीं पर। अब जब ये रुक गई तो एक बात बताओ, इस हिस्से में गर्मी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, बोलो। अच्छा, इस हिस्से में इतनी गर्मी बढ़े जो हमारे जीवन के लिए अनुकूल हो, तो ग्रीन हाउस प्रभाव हमारे लिए लाभदायक है या नहीं है। मतलब ग्रीन हाउस प्रभाव ऐसा काम करती हैं जैसे कांच का घर, शीशे का घर, क्योंकि शीशा उष्मारोधी होता है, ना तो बाहर की उष्मा को अंदर जाने देगा और ना अंदर की उष्मा को बाहर जाने देगा, तो ये लाभदायक है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस प्रभाव गैसों की मात्रा क्या होती रहती है, जब लगातार बढ़ती रहेगी, तो सूरज की लघु तरंगें आते रहेंगी, लेकिन पृथ्वी का जो पार्थिव विकिरण है, रेडिएशन है, वो नहीं जा पाएगा। तो इस हिस्से में क्या होगा, गर्मी बढ़ेगी, तो वायुमंडल गर्म होगा, बोलो। और वायुमंडल गर्म होगा तो पृथ्वी पर रहने वाले जीव जो नॉर्मल एक तापमान को सहन कर सकते हैं, जब वो ज्यादा हो जाएगा तो उनके जीवन पर संकट पड़ेगा नहीं पड़ेगा। और अगर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करने वाली गैसें ज्यादा हो जाती हैं तो इससे पैदा होती है एक नई समस्या पैदा होगी, वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग। और अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी तो जितने ग्लेशियर है वो पिघल जाएंगे। ग्लेशियर जब पिघलेंगे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ग्लेशियर पिघल जाएंगे। ग्लेशियर अगर सारे पिघल जाएंगे तो नदियां सूख जाएंगी, नदियों पर बांध खत्म हो जाएंगे, फिर बांध का वैल्यू क्या रह जाएगी। जब नदी में पानी नहीं आएगा तो बर्फबारी बंद हो जाएगी, पहाड़ों पर बर्फ नहीं गिरेगी, तो ग्लेशियर बर्फ के क्यों बनेंगे भाई, ठीक है। नदियां सूख जाएंगी, खेती की समस्या आएगी, और समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा। समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा तो समुद्रों में जो द्वीप हैं, जैसे मालदीव है, मालदीव का तल जो है वो समुद्र के बिल्कुल नजदीक है, वो जलमग्न हो जाएगा, डूब जाएगा। और भी तमाम तटीय द्वीप ऐसे हैं जो क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। तो उन पर रहने वाले लोगों का और जीव जंतुओं का क्या होगा, निगेटिव प्रभाव उस पर पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो ग्लोबल वार्मिंग हानिकारक है, ग्रीन हाउस प्रभाव हानिकारक नहीं है, क्योंकि ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी पर कांच के घर की तरह काम करता है और इतनी हीट को रोक कर रखता है, वो इतनी ऊष्मा को रोक कर रखता है जो हम सभी जीवों के लिए अनिवार्य होती है। लेकिन अगर ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ जाए तो वैश्विक तापन को बढ़ाएगा, और वैश्विक तापन ग्लोबल वार्मिंग होगी तो उसके नुकसान ही नुकसान है, ठीक है। तो कंसेप्ट जमा दिया है, बाकी अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है।